अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं एहसान और आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेस्पिरेटरी सिस्टम में। और टॉपिक का नाम क्या होने वाला है? पल्मोनरी। क्या है हमारे पास? पल्मोनरी सरफेक्टेंट। टॉपिक क्या है हमारे पास? बेसिकली सरफेक्टेंट के बारे में है। सो व्हाट इज सरफेक्टेंट, उसको हम इस लेक्चर में इंशाल्लाह कंप्लीटली और तसल्ली से और डिटेल में जाकर समझने वाले हैं। तो अगर सेकंड ईयर में देखें तो एक छोटा सा डब्बा बनाया हुआ है बुक वालों ने, और उस बुक में जो है उस डब्बे में बताया गया है कि भाई पल्मोनरी सरफेक्टेंट क्या है। तो सबसे पहले तो उस डब्बे की जो बातें हैं उसको डिस्कस करते हैं, फिर देखते हैं कि उसमें कितनी बातें जो हैं वो हमें समझ आती हैं। तो उस डब्बे में अगर देखा जाए तो उन्होंने कहा कि पल्मोनरी सरफेक्टेंट एक लिपोप्रोटीन है। क्या है हमारे पास? एक लिपोप्रोटीन है which reduces surface tension, ठीक बात, एंड प्रिवेंट, क्या किसको प्रिवेंट्स करते हैं? एंड प्रिवेंट्स एल्वोलाई फ्रॉम क्लोजिंग या फिर इसको कोलैप्सिंग बोल देंगे। कोलैप्स करने से या क्लोज होने से कहते हैं सरफेक्टेंट जो है वो सरफेस टेंशन को रिड्यूस करता है और एल्वोलाई को क्लोजिंग से प्रिवेंट करता है। दूसरी बात उन्होंने की है वो बड़ी इजी है कि जो सरफेक्टेंट है वो हमारे पास किल्स बैक्टीरिया, मतलब जो बैक्टीरिया एल्वोलाई तक पहुंच जाते हैं उनकी कोशिश होती है कि उनको किल कर दे। ये भी है। और हमारे पास और क्या है? जो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस हैं, क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, उसको ये स्पीड अप करता है। क्या करता है? उसको तेज करता है। वो भी वही कि मतलब इसकी मौजूदगी में जो है वो ज्यादा डिसॉल्व हो सकती हैं पानी में गैसेस, इस वजह से। तो ये हमारे पास जो सेकंड ईयर की बायोलॉजी है जिसमें एक छोटा सा डब्बा है उसमें इतनी सी बात उन्होंने की है कि व्हाट इज सरफेक्टेंट। सरफेक्टेंट डब्बे में बताया कि एक लिपोप्रोटीन है जो कि रिड्यूस करता है सरफेस टेंशन को और प्रिवेंट करता है एल्वोलाई को क्लोजिंग से। इतनी बात है, याद करने में ये बड़ी इजी बात है, इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन इसमें कंसेप्ट बहुत ज्यादा है। क्या है? कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा है। इसकी वजह से हम जो पल्मोनरी सरफेक्टेंट है उसको डिटेल से समझने जा रहे हैं ताकि इस चीज का रट्टा लगाने की तुम्हें जरूरत ना पड़े, ये तुम्हें समझ आ जाए कि ये क्या चीज है असल में। ठीक है, हायर क्लासेस के लिए तो ये वैसे ही इंपॉर्टेंट है, जो सेकंड ईयर है उनके लिए एज अ कंसेप्चुअल लेक्चर है ये। लिपोप्रोटीन विच रिड्यूसेस सरफेस टेंशन। क्या क्या बातें हमें पता चल रही है यहां से देखो, जो बातें हमें समझनी है। एक है हमारे पास इसकी केमिस्ट्री हमें पता चल रही है। क्या पता चल रही है? केमिस्ट्री पता चल रही है, बायोकेमिस्ट्री की। ये एक लिपोप्रोटीन है। लिपोप्रोटीन मतलब एक कंजुगेटेड मॉलिक्यूल है। कंजुगेटेड मॉलिक्यूल है तो, और लिपो मतलब लिपिड और प्रोटीन है इसमें। तो एक बात तो हमें ये पता चल गई। उसके बाद फंक्शन इसका क्या है? रिड्यूस करता है सरफेस टेंशन को। किस चीज को? सरफेस टेंशन को। तो हमने क्या समझना है? हमने आगे समझना है कि पहले तो ये समझना पड़ेगा सरफेस टेंशन है क्या भला। ठीक हो गई। उसके बाद फंक्शन उसी से रिलेटेड, सरफेस टेंशन जब रिड्यूस होता है तो एल्वोलाई जो है वो क्लोज नहीं होते। क्या नहीं होते? क्लोज नहीं होते, क्योंकि एल्वोलाई अगर क्लोज हो जाए तो सांस लेने में दिक्कत होती है। तो वो कोलैप्स से बचाएंगे एल्वोलाई को क्या चीजें? सरफेक्टेंट। तो सबसे पहले बात तो ये कि सरफेस टेंशन बनती क्यों है, कि देखो क्वेश्चन कितने उठ रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? लिपोप्रोटीन है तो मतलब इसकी बायोकेमिस्ट्री क्या है। फिर उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि सरफेस टेंशन है क्या। अगर हमें पता है बिलफर्ज के सरफेस टेंशन क्या है, तो सरफेस टेंशन को एल्वोलाई के अंदर रिड्यूस क्यों किया जा रहा है? क्या क्यों किया जा रहा है? रिड्यूस क्यों किया जा रहा है? इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? और मतलब अगर ये एल्वोलाई क्लोज हो जाए तो क्या? ठीक है, तो ये बहुत सारे क्वेश्चन है, मतलब सिंपल सी बात है लेकिन कॉन्सेप्ट इसमें भर भर के भरे हुए हैं। ठीक हो गया। बाकी ये चीजें इजी हैं। ठीक है, ये हमारा मेन कंसर्न नहीं है, वो बस उसके जो एडिशनल फंक्शन होते हैं उनके तौर पर बताया गया कि बैक्टीरिया को भी किल्स करता है, माइक्रोब वगैरह को। इसी तरह जो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज है O2 और CO2 को, उसको भी स्पीड अप करता है। तो ये एडिशनल बातें हैं, मेन बातें हमारे पास ये सारी हैं। तो अब जो लेक्चर अगर सेकंड ईयर का कोई बच्चा या बच्ची इसको सिर्फ इतना देखने के लिए है कि भाई पल्मोनरी सरफेक्टेंट क्या है और उसके फंक्शंस क्या है, उसके लिए बहुत है। 3 नंबर के लिए आंसर बहुत होता है। लेकिन अगर उसको कोई समझना चाहता है तो वो रुक जाए। हायर क्लासेस के लिए वैसे भी है, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है पल्मोनरी सरफेक्टेंट के बारे में। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन
उठते हैं इस सबसे पहले इस वाली लाइन में। तो इसको समझने के लिए, इस लाइन को मुकम्मल समझने के लिए हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कि भाई सरफेस टेंशन है क्या, क्या चीज है, सरफेस टेंशन है क्या, एल्वोलाई में वो कैसे प्रोड्यूस होता है, और वो सारी चीजें। सही हो गया। जब ये चीजें समझ आ जाएंगी तो हमारे पास पल्मोनरी सरफेक्टेंट को फिर समझना जो है वो इजी हो जाएगा। पल्मोनरी सरफेक्टेंट कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। सो सबसे पहले सरफेस टेंशन क्या है, सरफेस टेंशन। याद रखना, ये इसको ना हम फिजिक्स के हवाले से लेकर चलेंगे कि उस हवाले से समझेंगे, ना केमिस्ट्री के हवाले से। हम बायो पढ़ते हैं तो हमने बायो के लिहाज से समझना है, इसलिए एग्जांपल और सारी जो चीजें हम कंसीडरेशन में लाएंगे वो भी बायो वाली लाएंगे। कौन सी वाली लाएंगे, बायो वाली लाएंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक बड़ा सा एल्वोलाई ड्रा कर लेता हूं। क्या ड्रा कर लेता हूं, एल्वोलाई। ये इतना बड़ा सा एल्वोलाई ड्रा कर लेता हूं। अब ये एल्वोलाई है, देखो जिसने भी प्रॉपर्टीज ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेस का लेक्चर लिया हुआ है उसको पता है कि इसके आगे हम और को क्या क्या करने वाले हैं। तो ये एल्वोलाई है, इस एल्वोलाई के गिर्द ब्लड सप्लाई है, मतलब ब्लड वेसल्स हैं ऐसे आ रहे हैं, ये ब्लड सप्लाई है जिसने साफ होना होता है, वही वाली ब्लड सप्लाई कैपिलरी सिस्टम है, तो वो इसके गिर्द ऐसे लिपटा हुआ है। ये हमारे पास क्या हुआ, ब्लड सप्लाई होगी, ये ब्लड है, ये हमारे पास अंदर क्या है, एल्वोलाई। अब इस एल्वोलाई के अंदर मैं इस यहां से बनाता हूं, हमें कुछ टाइप के सेल्स मिलते हैं। ठीक है, कुछ हमारे पास इस तरह के सेल्स मिलेंगे, कुछ हमारे पास इस तरह के सेल्स मिलेंगे। जिन्होंने भी रेस्पिरेटरी सिस्टम को पढ़ा हुआ है, उसके जो प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस की थी, तो उनको पता है कि ये कौन कौन से सेल्स की बात हो रही है। तो हमने कहा था कि एल्वोलाई का जो स्ट्रक्चर है उसमें बेसिकली दो तरह के क्या इन्वॉल्व होते हैं, दो तरह के सेल्स इन्वॉल्व होते हैं। एक हमारे पास होते हैं निमोसाइट्स, निमोसाइट्स कौन से, टाइप 1, निमोसाइट्स टाइप 1 या एल्वोलर सेल्स टाइप 1, और दूसरे कौन से होते हैं, निमोसाइट्स टाइप 2, निमोसाइट्स टाइप 2 या फिर एल्वोलर सेल्स। निमोसाइट्स को क्या बोलते हैं, एल्वोलर सेल्स ही बोलते हैं। सही हो गया। निमोसाइट्स टाइप 1, निमोसाइट्स टाइप 2। अब इनमें बताओ जरा कौन से निमोसाइट्स टाइप 1 होंगे और कौन से निमोसाइट्स टाइप 2 होंगे। तो डिस्कस क्या किया था कि जो निमोसाइट्स टाइप 1 है वो थोड़ा इलांगेटेड है, क्या है, इलांगेटेड है, स्क्वेमस है। तो स्क्वेमस यहाँ पे कौन से हैं, लंबूतरे ये वाले हैं। ये हमारे पास कौन से होंगे, टाइप 1। ये हमारे पास कौन से हैं, निमोसाइट्स टाइप 1, निमोसाइट्स टाइप 1। और ये वाले जो होंगे, ये जो क्यूबॉइडल शेप के होंगे, ये कौन से होंगे, निमोसाइट्स टाइप 2। कौन से वाले होंगे, निमोसाइट्स टाइप 2। फिर निमोसाइट्स टाइप 1 जो है वो मतलब नंबर में ज्यादा होते हैं, निमोसाइट्स टाइप 2 जो है वो नंबर में कम होते हैं। और कौन सी बात डिस्कस की थी, और बात ये डिस्कस की थी कि जो निमोसाइट्स हैं वो सेल्फ रेप्लिकेटिव नहीं है, वो खुद को रेप्लिकेट नहीं कर सकते। अगर कोई डैमेज वैमेज आ जाए तो फिर यही हमारे पास निमोसाइट्स टाइप 2 जो है वो हमारे पास क्या होते हैं, खुद को प्रोलिफरेट करते हैं और डिफरेंशिएट हो जाते हैं निमोसाइट्स टाइप 1 में। ये बातें सारे हम बड़े डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेस में, जब स्ट्रक्चर ऑफ एल्वोलस को देख रहे थे। ये बात हो गई। उसके बाद यहां पे देखो मैं समझाने क्या जा रहा था, सरफेस टेंशन। तो इस यहाँ पे तो अभी सरफेस टेंशन, अभी हमने सिर्फ मतलब जो एल्वोलाई के अंदर चीजें हैं उसको थोड़ा बहुत डिस्कस किया। फिर एक बात और डिस्कस की थी कि जो एल्वोलस का स्ट्रक्चर है वो मस्ट बी मॉइस्ट। ये प्रॉपर्टीज ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेस में भी है कि रेस्पिरेटरी सरफेस को मॉइस्ट होना जरूरी है, उसमें पानी का होना दैट इज मच इंपॉर्टेंट। क्यों पानी का होना जरूरी है, ताकि वो जो गैसेस के एक्सचेंज होते हैं उन्होंने इस मेम्ब्रेन्स को क्रॉस करना होता है। तो मेम्ब्रेन्स को क्रॉस करने के लिए उनको पहले डिसॉल्व होना होता है पानी में, एक्वस मीडियम में जाना पड़ेगा। एक्वस मीडियम के बाद वो इन मेम्ब्रेन्स को क्रॉस करके ब्लड के अंदर आएंगे। किसके अंदर आएंगे, ब्लड के अंदर आएंगे। तो ये बात इस वजह से मॉइस्ट है। इसका मतलब क्या कि ये जो एल्वोलस है
क्या है, जो एल्वुलस का इंटरनल स्ट्रक्चर है, ये जो ल्यूमन है, इसके अंदर पानी मौजूद है। क्या मौजूद है, पानी मौजूद है। तो चलो हम पानी को भी कंसीडर कर लेते हैं। बिलफर्ज में यहां पे लेयर्स बनाता हूं समझाने के लिए। ऐसे पानी के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, पानी के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ऐसे प्रेजेंट हैं। सो व्हाट इज सरफेस टेंशन। अब देखो यहीं से यहां तक समझ आ गई। अब आगे हमने सरफेस टेंशन को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है। सो व्हाट इज सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन इज बेसिकली लिक्विड प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है, लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है जिसमें एक लिक्विड का जो सरफेस है, कौन सा है, लिक्विड का सरफेस। एक लिक्विड के ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स की लेयर होती है, वो उसका सरफेस है। एक उसके अंदर वाली ये सारी लेयर्स होती है, उसका बल्क होता है। तो वो जो सरफेस पे मॉलिक्यूल्स हैं उनकी एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, उनकी एक प्रॉपर्टी है कि उनकी कोशिश होती है कि वो कम से कम सरफेस एरिया को अटेन करें। क्या है, कम से कम सरफेस एरिया को क्या करें, अटेन करें। तो उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं सरफेस टेंशन। उस प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे, सरफेस टेंशन। और ये सरफेस टेंशन किस वजह से होता है, कोहेजन की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है, कोहेसिव फोर्सेस जो होती हैं वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर, उनकी वजह से सरफेस टेंशन प्रोड्यूस होती है। कैसे प्रोड्यूस होती है, देखो जरा, ये जितने भी वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, क्या है, ये जितने भी वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, वो वाटर के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। ओवरऑल क्या कर रहे होते हैं, अट्रैक्ट। जैसे अगर मैं कंसीडर करूं ये वाला मॉलिक्यूल, कौन सा वाला, ये वाला मॉलिक्यूल मैं कंसीडर करता हूं। सो ये वाला मॉलिक्यूल, इस मॉलिक्यूल को ये वाला मॉलिक्यूल भी अट्रैक्ट कर रहा है, ये मॉलिक्यूल भी अट्रैक्ट कर रहा है, ये वाला मॉलिक्यूल भी अट्रैक्ट कर रहा है, और ये वाला मॉलिक्यूल भी अट्रैक्ट कर रहा है। इस मॉलिक्यूल को मैं बाहर बना देता हूं, ऐसे 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 ऐसे, ठीक हो गया। तो इस मॉलिक्यूल की, ये जो बीच वाला मॉलिक्यूल है, इस पे इधर से भी अट्रैक्शन है, 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 ठीक हो गया। इसी तरह ये वाला मॉलिक्यूल है, इसको कंसीडर कर लेते हैं। तो ये मॉलिक्यूल जो है उसको भी, ये मॉलिक्यूल भी अट्रैक्ट कर रहा है, ये मॉलिक्यूल भी अट्रैक्ट कर रहा है, ये मॉलिक्यूल भी अट्रैक्ट कर रहा है, और ये वाला मॉलिक्यूल भी अट्रैक्ट कर रहा है। चारों तरफ से अट्रैक्शन हो रही है। तो फिजिक्स में हमने एक बात की थी कि अब एक वेक्टर इस डायरेक्शन में है, एक वेक्टर इस डायरेक्शन में, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। इसी तरह एक वेक्टर इस डायरेक्शन में है, एक वेक्टर इस डायरेक्शन में, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। तो ओवरऑल ये मॉलिक्यूल हमारे पास न्यूट्रल है, स्टेबल है, ठीक हो गया। ये तो बीच वाले जो मॉलिक्यूल्स है वो वाटर लेयर में, उनकी तो ये बात है। लेकिन अगर यही फिनोमेना आ जाते हैं सरफेस का जो लेयर है, जैसे ये वाली जो लेयर है, कौन सी वाली, ये वाली जो लेयर है, ये सरफेस की लेयर पे आप देखो, अगर इस पे हम अट्रैक्शन देखते हैं, जो फोर्सेस लग रही हैं वो अगर देखें, तो ये वाले मॉलिक्यूल को मैं कंसीडर कर लेता हूं, इस वाले मॉलिक्यूल को मैं कंसीडर कर लेता हूं। तो इस मॉलिक्यूल की वजह से अब इसको ये भी अट्रैक्ट कर रहा है, ये भी अट्रैक्ट कर रहा है, ये भी अट्रैक्ट कर रहा है, सही है। ये मॉलिक्यूल ऊपर वाला, साथ वाला भी उसको अट्रैक्ट कर रहा है, दूसरा साथ वाला भी अट्रैक्ट कर रहा है, नीचे वाला जो है वो भी अट्रैक्ट कर रहा है। लेकिन क्या ऊपर से कोई अट्रैक्शन है, ये जो सरफेस पे है इस पे कोई अट्रैक्शन है, नहीं है, मसले प्रोड्यूस हो रहे हैं। इसी तरह अगर इसको हम कंसीडर करें तो ये भी अट्रैक्शन हो रही है, ये भी अट्रैक्शन हो रही है, ये भी अट्रैक्शन हो रही है, ऊपर से कोई अट्रैक्ट करने वाला नहीं है। तो जब ऊपर से कोई अट्रैक्ट करने वाला नहीं है, तो याद रखना सरफेस टेंशन कब डेवलप होता है, जब किस बाउंड्री पे होता है, एयर लिक्विड बाउंड्री पे होती है। एयर लिक्विड जो इंटरफेस है वहां पे सरफेस टेंशन डेवलप होती है कि ये हमारे पास एयर है, ऊपर क्या है, ये लिक्विड है, ये उसके ऊपर ये बाउंड्री है, ये जो सरफेस है वाटर का सरफेस है। अब इस सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको हर तरफ से अट्रैक्ट किया जा रहा है, लेकिन ऊपर से उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए अट्रैक्शन कोई नहीं है, यहां पे कोई अट्रैक्शन नहीं है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि इस मॉलिक्यूल पे भी ऊपर से अट्रैक्शन नहीं है, तो ये नीचे की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, ये भी नीचे की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, ये भी नीचे की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, ये भी नीचे की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। तो उस अट्रैक्शन से क्या हो रहा है कि ये हमारे पास एक टेंशन सी डेवलप हो रही है, और इस टेंशन की वजह से ये जो वाटर लेयर है ये थिन होती जा रही है। क्या होती जा रही है, थिन होती जा रही है। तो यहाँ पे जो टेंशन प्रोड्यूस हो रही है ना इस वाटर की वजह से, इस लिक्विड की वजह से जो टेंशन प्रोड्यूस हो रही है इसके सरफेस पे, इसको बोलते हैं सरफेस टेंशन। इसको क्या बोलते हैं, सरफेस टेंशन,
ठीक हो गया। और इस सरफेस टेंशन को एक स्फीयर के हवाले से एक बंदा था, उसका नाम था लैपलेस। क्या था? लैपलेस। तो उस लैपलेस ने एक फार्मूला बनाया, इसके लिए हम उसकी गहराई में नहीं जा रहे कि क्या फार्मूला बनाया है। तो लैपलेस रूल ऑफ स्फीयर जो है उसको अगर हम देखें तो उसके मुताबिक जो हमारे पास चेंज इन प्रेशर होता है वो इक्वल होता है 2 टाइम्स ऑफ सरफेस टेंशन डिवाइडेड बाय रेडियस। एक फार्मूला है, इसको थिर समझने की खातिर यहां पे याद रखो। चेंज इन प्रेशर, यार कोई आप सिंपली हम प्रेशर बोल सकते हैं। प्रेशर क्या है? ये जो एल्वोलाई है ना, इसके अंदर क्या आ रही है? गैसेज आ रही हैं, तो उसकी वजह से यहाँ पे प्रेशर डेवलप हो रहा है। तो वो प्रेशर क्या कितना है, डिस्टेंट प्रेशर जो है वो कितना है, चेंज इन प्रेशर कितना आ रहा है इस एल्वोलाई के अंदर, वो डिपेंड करता है सरफेस टेंशन पे और रेडियस पे। किस पे डिपेंड करता है? सरफेस टेंशन पे और रेडियस पे। कि जितनी सरफेस टेंशन ज्यादा होगी उतना ही यहां पे प्रेशर ज्यादा होगा। क्या होगा? प्रेशर ज्यादा होगा। अब इसका मसला जो उठेगा वो मसला उठता है ड्यूरिंग एक्सपायरेशन, जब हम सांस बाहर निकाल रहे होते हैं। तो अगर यहाँ पे प्रेशर ज्यादा हो तो यहां से हवा निकालना जो है वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, वो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम में उसको हम समझेंगे। ठीक हो गया। लेकिन यहाँ पे ये फॉर्मूला याद रखो कि हमने अगर अच्छे तरीके से एक्सपायरेशन करनी है, हवा निकालनी है, तो इस प्रेशर को कम रखना पड़ेगा। इस प्रेशर को क्या करना पड़ेगा? कम रखना पड़ेगा। और इस प्रेशर को कम रखने का एक ही तरीका है, मतलब कितने, या तो हम रेडियस को कम करें। किसको कम करें? रेडियस को कम करें, क्योंकि इनवर्स रिलेशन में है। और दूसरा क्या है, हम सरफेस टेंशन को, ये जो टी है, इसको कम करें। इसको क्या करें? कम करें। तो लैपलेस रूल ये हमें कहता है, इसको भी अभी के लिए यहां पे इग्नोर कर देते हैं हम। आप वापस आते हैं किस चीज पे? सरफेस टेंशन पे। तो यहां पे इस वाटर मॉलिक्यूल्स की वजह से एल्वोलस के अंदर क्या डेवलप हो रही है? सरफेस टेंशन डेवलप हो रही है। क्या चीज डेवलप हो रही है? सरफेस टेंशन डेवलप हो रही है। यहां से इसको हम थोड़ी देर के लिए क्या कर लेते हैं? इग्नोर कर लेते हैं। साइड पे मैं लिख लेता हूं लैपलेस लॉ। ठीक है। क्या है हमारे पास? उसके मुताबिक P इक्वल होता है हमारे पास 2T डिवाइडेड बाय R के। R क्या है? ये हमारे पास अगर स्फीयर है तो ये इसका आधा पूरा डायामीटर है और आधा उसका रेडियस होगा। ठीक है। तो उसको अब फिलहाल वहां पे इसको इग्नोर कर लेते हैं। यहां पे क्या चीज डेवलप हो रही थी? इस वाटर के जो लेयर्स है उसके सरफेस पे सरफेस टेंशन डेवलप हो रही थी। क्या डेवलप हो रही थी? सरफेस टेंशन। अब सरफेस टेंशन हमने शुरू में बात की थी, क्या है कि ड्यू टू सरफेस टेंशन वाटर कहता है कि मैं कम से कम जगह घेरूं। क्या करूं? कम से कम जगह घेरूं। तो जब ये हवा जो हमारा एक्सपायरेशन होती है, जब गैसेस हम इनहेल और फिर उसके बाद जब बाहर निकलती है उसको एक्सहेलेशन या एक्सपायरेशन बोलते हैं। तो उस एक्सपायरेशन के दौरान, हवा के बाहर निकलने के दौरान क्या होगा कि ड्यू टू दिस सरफेस टेंशन, ये वाटर के जो लेयर्स हैं ये कहते हैं कि यार हम कम से कम जगह घेरें। कम से कम जगह घेरने का मतलब क्या है कि हम इस एल्वोलाई को क्लोज करें। क्या करें? इस एल्वोलाई को क्लोज करें। मतलब ये यहां से ड्यू टू सरफेस टेंशन ये सारे ओवरऑल इसमें ये क्या है? वाटर है। तो उसके वजह से ये इसकी कोशिश क्या होती है कि जब हम हवा बाहर निकाल रहे होते हैं तो ड्यू टू सरफेस टेंशन इस वाटर की कोशिश होती है कि वो हम जगह कम से कम घेरें, मतलब जो सरफेस एरिया है वो कम से कम अटेन करें। और इस कोशिश में वो उनकी क्या होगी कि वो इस एल्वोलाई को एक दूसरे के साथ कोलैप्स कर सकते हैं, इसको क्लोज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? क्लोजिंग सी हो जाती है। तो वो क्लोजिंग की वजह से क्या होगा कि हमारा एल्वोलाई जो है वो बंद हो सकता है। इसकी मैं एक एग्जांपल देता हूं। एग्जांपल के लिए क्या है हमारे पास? ये एक बलून है, गुब्बारा है पिंक कलर का, और ये इसको एल्वोलाई समझो। ठीक है। अब सरफेस टेंशन पढ़ाने में जितना भी, यहां से इस चीज को ध्यान में रखो कि इसमें अब ये एक्सेल हो गया, मतलब इसके अंदर गैसेस आ गई। तो एल्वोलाई हमारे पास, एल्वोलस अपने प्रॉपर शेप में है। ठीक है। हालांकि इसके अंदर मैंने पानी डाला हुआ, याद रखना इसके अंदर क्या डाला हुआ? पानी। मतलब ये पानी की वजह से तर है। तो ये अभी शेप में है, ये शेप में है प्रॉपर, मतलब एल्वोलाई। लेकिन जब इसकी एक्सपिरेशन होती है, मतलब जब इससे हवा बाहर निकलेगी, तो क्या होगा? हवा जैसे ही बाहर निकली तो ये वॉल्स क्या है? वो एक दूसरे के साथ ड्यू टू सरफेस टेंशन कोलैप्स कर गए। क्या कर गए? कोलैप्स कर गए। इसको कहते हैं क्लोजिंग ऑफ एल्वोलाई, कोलैप्सिंग ऑफ एल्वोलाई। तो वो क्यों हुई है? वो ड्यू टू सरफेस टेंशन हुई है। सरफेस टेंशन की वजह से हमारे जो एल्वोलाई है वो क्लोज होते हैं। क्या हो रहा है? क्लोज होने की उसके खदशा होता है ड्यू टू सरफेस टेंशन। तो फिर इस सरफेस टेंशन, ये जब इतना
अजीब सा मामला है। तो इस सरफेस टेंशन, एक तो इसने क्या किया, एल्वोलाई को क्लोज किया। दूसरा काम क्या हो सकता है, दूसरा काम हमारे पास हो सकता है जब ये क्लोजिंग में बिलफर्ज यहां पे ये क्लोजिंग हो जाए, जो इसकी क्लोजिंग के दौरान क्या है कि हमारे पास इसके अंदर क्या आ रहा है, ये हमारे पास जो ब्लड कैपिलरी सिस्टम है इसके अंदर ब्लड है, और ब्लड बेसिकली उसमें प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा में क्या होता है, वाटर होता है। क्या होता है, वाटर होता है। तो H2O इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है। तो कोलैप्सिंग के दौरान क्या होता है, क्या क्या हो सकता है, वैसे होता नहीं हमारे अंदर, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बता रहा हूं अगर हो सके, क्योंकि केसेस आ जाते हैं कि ये जो ब्लड प्लाज्मा के अंदर वाटर है वो इन वॉल्स को क्रॉस कर लेता है और एल्वोलाई के अंदर आ जाता है। किसके अंदर आ जाता है, एल्वोलाई के अंदर आ जाता है। और इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, इस कंडीशन को बोलते हैं, एक बीमारी है जिसको बोलते हैं पल्मोनरी एडिमा। क्या बोलते हैं, पल्मोनरी एडिमा। या आम लफ्जों में कहता है कि उसके फेफड़ों में पानी आ गया, पानी भर गया। वो पानी जो अंदर से, वो जो बीमारी है पल्मोनरी एडिमा, वो जो सूजन होती है पानी फेफड़ों के अंदर, मतलब सही तौर पर कहें तो एल्वोलाई के अंदर, तो वो क्यों होती है, जब यहाँ पे एक मटेरियल है उसकी कमी की वजह से ये सारा सीन हो सकता है। एल्वोलाई कोलैप्स कर सकते हैं और उनकी कोलैप्सिंग की वजह से जो प्लाज्मा के अंदर वाटर है वो इंटर हो जाता है एल्वोलाई में, तो उसकी वजह से हमारे पास पल्मोनरी एडिमा होता है। क्या होता है, पल्मोनरी एडिमा होता है। तो ये सारा सीन भी ड्यू टू सरफेस टेंशन पॉसिबल है। ठीक है, तो सरफेस टेंशन जब हमारे, अब वाटर जरूरी है, वाटर हमारे लंग से निकल भी नहीं सकता क्योंकि गैसेस की क्रॉसिस के लिए वाटर जरूरी है, लेकिन उस वाटर की वजह से एक कंडीशन पैदा होती है सरफेस टेंशन। उस सरफेस टेंशन की वजह से क्या होगा कि हमारे पास जो एल्वोलाई है वो कोलैप्स कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ सकते हैं। जैसे कि हमारे पास ये गुब्बारा था, ये एक दूसरे के साथ ऐसे जुड़ गया। ठीक है, अब ये कोई एक एल्वोलाई नहीं, इसके आगे बहुत सारे एल्वोलाई, तो पे प्रेशर वैसे भी होता है। तो जब उसे हवा निकल रही होती है ड्यूरिंग एक्सपायरेशन, ये काम ज्यादातर जो कोलैप्सिंग ऑफ एल्वोलाई है वो एक्सपायरेशन के दौरान होती है। इधर पे मैं लिख लेता हूं, एक्सपायरेशन के दौरान ज्यादा है ये काम होता है, जब हवा हम बाहर निकाल रहे होते हैं एक्सपायरेशन के दौरान। तो ये एल्वोलाई के जो वॉल्स हैं वो एक दूसरे के साथ क्या हो जाते हैं, क्या हो सकते हैं हमारे पास है, एक दूसरे के साथ वो कोलैप्स कर सकते हैं। जैसे ये गुब्बारा क्लोज, अब इसमें दोबारा मैं हवा भरता हूं तो अब तो ये ठीक है, लेकिन जब हम एक्सपायर कर रहे थे तो इनको कोलैप्स होने से बचाना भी है, इनको कोलैप्स नहीं होने देना। तो उसके लिए क्या है, इस सारे सीन से बचने के लिए कुदरत ने हमारे अंदर एक निजाम रखा हुआ है जिसको बोलते हैं सरफेक्टेंट। क्या बोलते हैं उसको, सरफेक्टेंट। ये जो सरफेक्टेंट है, या जो पल्मोनरी सरफेक्टेंट है, वो सरफेक्टेंट इस सरफेस टेंशन को रिड्यूस करता है। अब वो पहली लाइन याद आ रही है, सरफेक्टेंट इज अ लिपोप्रोटीन व्हिच रिड्यूसेस द सरफेस टेंशन एंड प्रिवेंट्स द एल्वोलाई फ्रॉम कोलैप्सिंग। ठीक है, तो वो कोलैप्सिंग से बचाने के लिए सरफेक्टेंट क्या करता है, जो सरफेस टेंशन है इसको रिड्यूस करता है। क्या करता है, रिड्यूस करता है, और उसके रिड्यूसिंग की वजह से हमारे पास ये जो एल्वोलाई है वो कोलैप्स होने से, क्लोज होने से बच जाते हैं। ये हमारे अंदर नॉर्मल एक प्रोसीजर है। किस वजह से होता है, सरफेक्टेंट की वजह से। किस वजह से होता है, सरफेक्टेंट की वजह से। अब हमने रेस्पिरेटरी सरफेस है उसकी प्रॉपर्टीज में ये बात डिस्कस की थी। कौन सी बात है, न्यूमोसाइट्स टाइप 2 के, जो सरफेक्टेंट है उसको रिलीज कौन कर रहा होता है, वो हमारे पास रिलीज कर रहे होते हैं न्यूमोसाइट्स टाइप 2। यहां पे थोड़ा बड़ा करके हम न्यूमोसाइट्स टाइप 2 बनाएंगे, तो ये क्यूबॉइडल शेप के न्यूमोसाइट्स टाइप 2 हैं। अब इन सेल्स के अंदर, इन सेल्स के साइटोप्लाज्म के अंदर ये जो सरफेक्टेंट है वो रिलीज हो रहा होता है और प्रॉपर बॉडीज में रिलीज होता है, मतलब प्रॉपर बॉडीज में एक दूसरे के साथ वो जमा हो रहा होता है। उसको क्या बोलते हैं, वो अगर याद हो तो उसको हम बोलते थे लैमिलर बॉडीज। क्या बोलते थे, लैमिलर बॉडीज। और इन बॉडीज के अंदर बेसिकली क्या होता था, सरफेक्टेंट एक लिपोप्रोटीन है, एक सब्सटेंस है, लिक्विड टाइप का एक सब्सटेंस ही होगा, लैमिलर बॉडीज। और ये लैमिलर बॉडीज इस सेल मेम्ब्रेन, ये किसके सेल मेम्ब्रेन, ये जो न्यूमोसाइट्स टाइप 2 सेल्स हैं इनके सेल मेम्ब्रेन से जब बाहर आता है, क्या आता है, जब बाहर आता है तो वो इस तरह के ट्यूब्स के फॉर्म में बाहर आ जाते हैं। इस तरह के फॉर्म में ये बाहर आ जाते हैं ड्यूरिंग एक्सोसाइटोसिस। और ये बाहर आने के बाद ये वाटर के साथ मिलेगा, क्या है, वाटर के साथ मिलेगा और सरफेस टेंशन को रिड्यूस करेगा। किस चीज को रिड्यूस करेगा, सरफेस टेंशन को ये रिड्यूस करेगा। तो उसके बाद अगर
ये बाहर जब आता है तो इसका एक और नाम, अंदर जब था इसको लेमिलर बॉडीज बोल रहे थे। ये लेमिलर बॉडीज के अंदर बेसिकली क्या है, सरफेक्टेंट है। लेकिन जब ये अपने सेल्स है निमोसाइट टाइप 2 से बाहर आ जाता है और यहाँ ट्यूब्स की फॉर्म में आ जाता है, इसको एक और नाम दिया जाता है ट्यूबुलर माइलिन। क्या नाम दिया जाता है इसको फिर, ट्यूबुलर माइलिन। ठीक हो गया। तो ये दोनों सरफेक्टेंट के नाम है। और ये सब फिर सरफेक्टेंट जो है वो इस वाटर के साथ मिलेगा और इसमें कुछ चेंजिंग करेगा और इसकी वजह से सरफेस टेंशन जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। क्या हो जाएगी, सरफेस टेंशन रिड्यूस हो जाएगी। तो जब ये सारा काम हो रहा है, इतना इंपॉर्टेंट है हमारे पास ये सरफेक्टेंट चीज, तो पहले सरफेक्टेंट चीज अब कैसे वो रिड्यूस कर रहा है, ये सरफेस टेंशन को ये सरफेक्टेंट जो है वो रिड्यूस कैसे कर रहा है, उसके लिए सबसे पहले हम बायोकेमिस्ट्री देखेंगे सरफेक्टेंट की। किसकी बायोकेमिस्ट्री देखेंगे, सरफेक्टेंट की। अब अगर सेकंड ईयर के उस डब्बे पे हम ध्यान दें तो वहां पे हमें एक लफ्ज बताया गया है कि सरफेक्टेंट क्या है। सरफेक्टेंट हमारे पास एक लिपोप्रोटीन है। क्या है हमारे पास, लिपोप्रोटीन। अब सोच रहे होंगे कि ये वाला सीन सारा कैसे होता है, तो वो भी बताते हैं। क्या होता है हमारे पास, लिपोप्रोटीन। तो अब लिपोप्रोटीन है तो इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर लिपिड्स हैं और प्रोटीन है, लिपिड्स और प्रोटीन है। तो वही हम फिर से बायोकेमिस्ट्री की तरफ जाएंगे। ज्यादा टेंशन ना लो, 90% आपका ये लिपिड होता है, 10% आपका ये प्रोटीन होता है। क्या होता है, सरफेक्टेंट हमारे पास 90% लिपिड होता है, 10% प्रोटीन होता है। लिपिड भी कौन से वाला लिपिड, उसका एक नाम है प्रॉपर, फॉस्फोलिपिड। क्या है हमारे पास, फॉस्फोलिपिड। इस चीज को गौर से समझो, क्योंकि ये चीज समझोगे तो हमारे पास अब ये सरफेस टेंशन को रिड्यूस कैसे करें वो पता चल जाएगा। लिपिड भी कौन से वाले, फॉस्फोलिपिड्स। ठीक है, प्रोटीन उसके कई टाइप से आगे हम समझने जा रहे हैं। तो फॉस्फोलिपिड के हवाले से अगर हम देखें, इसका स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करते हैं, तो बेसिकली इसके अंदर 16 कार्बन वाली फैटी एसिड्स के 2 टेल्स लगी होंगी ऐसे। ठीक, कितने कितने कार्बन वाली, 16 कार्बन वाली। अब 16 कार्बन वाली टेल, उसका अगर मैं नाम बता देता हूं तो वो कौन सा होगा, पाल्मिटिक एसिड होता है ना 16 कार्बन वाला। तो यहीं पर भी वो पाल्मिटॉइल इसको कहेंगे। क्या बोलेंगे, पाल्मिटॉइल। मतलब 16 कार्बन वाली फैटी एसिड के चेन्स हैं, वो भी कितनी, 2। फास्फोलिपिड्स में हमने कहा था ना कि ग्लिसरॉल में एक हमारे पास जो कार्बन है उस पे फास्फेट ग्रुप होगा, बाकी 2 पे कोई भी फैटी एसिड चेन होगी। तो वो जो 2 फैटी एसिड की चेन है वो कौन सी है, पाल्मिटॉइल की है, एक ये वाली और एक ये वाली। और इनके सिरे पे हमारे पास लगा होगा, क्या लगा होगा, फास्फेट का ग्रुप लगा होता है। क्या लगा होता है, फास्फेट का ग्रुप लगा होता है। और उस ग्रुप को हम बोलेंगे, जो यहां पे वो फास्फेट का ग्रुप है उसको हम बोलेंगे फास्फेटिडाइल। क्या है, फास्फेटिडाइल कोलिन। क्या है हमारे पास, फास्फेटिडाइल कोलिन। तो यहां पे ये फास्फोलिपिड पूरा हो गया। कोलिन भी हो सकते हैं, सीरीन भी हो सकते हैं, ये याद रखना। कोई और फास्फोलिपिड भी हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर फास्फेटिडाइल कोलिन, कभी कभी फास्फेटिडाइल सीरीन। यहाँ पे ये पाल्मिटॉइल ही है। मतलब इस पाल्मिटॉइल के साथ एक हमारे पास चेन है, एक पाल्मिटॉइल की, दूसरी हमारे पास चेन है दूसरे पाल्मिटॉइल की। तो ये हो गया फास्फोलिपिड। ये क्या हो गया, इसका जो फास्फोलिपिड पार्ट है 90% वो इस तरह का होता है। इसके अलावा साथ में कुछ कार्बोहाइड्रेट भी जुड़े हो सकते हैं, हर जगह जरूरी नहीं है। और लेकिन प्रोटीन इसके साथ काफी इंपॉर्टेंट जुड़े होते हैं। क्या होते हैं, प्रोटीन इसके साथ काफी इंपॉर्टेंट जुड़े होते हैं। कौन कौन से, एक तो इसके साथ अल्ब्यूमिन जुड़ी होगी। क्या जुड़ी होती है, अल्ब्यूमिन। वही वाली अल्ब्यूमिन जो अंडे में होती है, वही अल्ब्यूमिन प्रोटीन इसके साथ जुड़ी है। एक एंटीबॉडी प्रोटीन है जिसको हम बोलते हैं इम्यूनोग्लोबिन ए टाइप ए, IgA, इम्यूनोग्लोबिन टाइप ए, जो हमारे पास प्रोटीन है, बेसिकली एंटीबॉडी है, वो भी इसके साथ जुड़ी होती है। और एक हमारे पास एपोप्रोटीन्स होती हैं। क्या हमारे पास है, एपोप्रोटीन्स। एपोप्रोटीन्स उसको एक स्पेशल नाम दिया जाता है कि सरफेक्टेंट प्रोटीन टाइप 1, सरफेक्टेंट प्रोटीन टाइप ए, इसी तरह सरफेक्टेंट प्रोटीन टाइप बी, सरफेक्टेंट प्रोटीन टाइप सी और सरफेक्टेंट प्रोटीन टाइप डी। ये सारी जो है वो इसके साथ जुड़ी होंगी। हम ज्यादा केमिस्ट्री में नहीं जा रहे, लेकिन हमें इतना पता चल गया कि जो सरफेक्टेंट है वो बेसिकली हमारे पास लिपोप्रोटीन है। 90% उसमें लिपिड्स होता है, इसकी वजह से इसको कभी कभार फैटी सब्सटेंसेस बोला जाता है। क्या बोला जाता है, फैटी सब्सटेंसेस। क्योंकि उसमें 90% लिपिड्स है तो उसको लिपिड्स में गिन लेते हैं, लेकिन उसके पास साथ प्रोटीन भी होती है। लिपिड्स 90%, उसमें भी बेसिकली कौन सा, फॉस्फोलिपिड्स।
फास्फोलिपिड में भी एक चेन हमारे पास 16 कार्बन वाली पाल्मिटॉयल की, दूसरी चेन भी 16 कार्बन वाली पाल्मिटॉयल की। सही हो गया। और यहां पे फास्फेट ग्रुप कौन सा होगा? फास्फेटिडाइल कोलिन। कौन से वाला? फास्फेटिडाइल कोलिन। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज जो फास्फोलिपिड के हवाले से हमें याद होनी चाहिए वो क्या है कि हमें पता है कि जो फास्फेट ग्रुप है फास्फोलिपिड में वो क्या होता है? हाइड्रोफिलिक। वो क्या होता है हमारे पास? हाइड्रोफिलिक। जबकि ये जो फैटी पार्ट होता है जो पॉल्मिटाइल है वो क्या होता है? हाइड्रोफोबिक। वो क्या होगा? हाइड्रोफोबिक। ये चीज तो इजी है ना, वही फर्स्ट ईयर वाली केमिस्ट्री है। नहीं समझ आ रहा तो लिपिड्स वाला जो प्लेलिस्ट है उसमें देख लो, फास्फोलिपिड्स के बारे में कंप्लीटली 40-50 मिनट बोले हैं उस पे, तो उसमें बहुत सारे इस पे डिटेल से वो समझ लोगे। क्या है हमारे पास कि ये जो टेल होती है वो हाइड्रोफोबिक होती है और ये जो हेड है उसका जो फास्फेटिडाइल कोलिन है वो क्या है? बेसिकली हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या? ये वाटर में सॉल्युबल है। इसका मतलब क्या होगा कि वाटर में सॉल्युबल नहीं है। और ये बाकी इसके साथ प्रोटीन्स है, प्रोटीन्स के नाम मैंने बता दिया। एल्ब्यूमिन भी होती है, इम्यूनोग्लोबिन ए भी होता है और एपोप्रोटीन जिसको सर्फेक्टेंट प्रोटीन भी बोलते हैं। उसके 4 टाइप्स हैं, ए बी सी डी, उनमें से कोई भी इनके साथ जुड़ा हो सकता है। तो दिस इज द बेसिक केमिस्ट्री ऑफ सर्फेक्टेंट कि सर्फेक्टेंट बेसिकली उसमें है क्या क्या। ठीक है। अब ये सर्फेक्टेंट जो है वो इस सरफेस टेंशन को कैसे रिड्यूस कर रहा है वो इंपॉर्टेंट है। बिलफर्ज अब ये सर्फेक्टेंट है, ये यहां पे रिलीज हो गया। रिलीज होने के बाद ये सर्फेक्टेंट आता है इधर। किधर आता है? यहां पे आ जाता है। तो यहां पे आने के बाद बिलफर्ज ये सर्फेक्टेंट यहां पे आ गया। एक सर्फेक्टेंट यहां पे आ गया, इस पूरे वाटर के अंदर आ गया। एक सर्फेक्टेंट यहां पे आ गया, इसी तरह की सर्फेक्टेंट यहां पे भी आ गया, एक सर्फेक्टेंट यहां पे भी आ गया। सही है। मतलब ये इस वाटर के अंदर सर्फेक्टेंट, अब ये वाला जो मटेरियल है वो हो गया सॉल्युबल। कैसे सॉल्युबल हुआ? क्योंकि इसका जो फास्फेटिडाइल कोलिन पार्ट है वो क्या है हमारे पास? वो हमारे पास हाइड्रोफिलिक है, तो वो तो वाटर में सॉल्युबल हो गया। वो वाटर के साथ उसने बॉन्ड बना लिए, वाटर के साथ वो जुड़ गया, सरफेसेस पे आके क्या हुआ? जुड़ गया। अब ये तो जुड़ गया, लेकिन ये वाला जो पार्ट है, ये जो पॉल्मिटॉयल का पार्ट है वो क्या है हमारे पास? हाइड्रोफोबिक है। वो क्या है? हाइड्रोफोबिक। तो जब वो हाइड्रोफोबिक है तो वो जो कहता है यार मैंने तो हल ही नहीं होना पानी में, तो जब वो हल नहीं होगा तो वो बाहर की तरफ निकल जाएगा, उस वाटर में से बाहर की तरफ निकल जाएगा। तो जरा सोचो कि अब इस पे अट्रैक्शन का क्या होगा कि अब ये हाइड्रोफोबिक पार्ट है तो ये वाटर से दूर भागने की कोशिश करेगा। दूर भागने की वजह से इसको जो फोर्सेज हैं वो इस तरफ लगेंगी, ठीक है, जबकि बाकी फोर्सेस इस तरफ लगेंगी। अब सरफेस टेंशन में क्या था बेसिकली कि ये जो सरफेस पे वाटर मॉलिक्यूल था उस पे इस तरफ कोई फोर्स नहीं लग रही थी, उसकी वजह से सरफेस टेंशन डेवलप हो रही थी। लेकिन अब सर्फेक्टेंट की वजह से क्या है कि उसका जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है वो इस तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। क्यों? क्योंकि उस वाटर में सॉल्युबल ही नहीं है, वो हाइड्रोफोबिक है, वो इसके साथ सॉल्युबल नहीं होगा तो वो इसके ऑपोजिट जाएगा। ऑपोजिट मतलब ये सरफेस के ऊपर की तरफ कोशिश करेगा। तो अब इसको और इसको बैलेंस ये हो जाते हैं क्योंकि अब इसको ऊपर खींचने वाली भी कोई फोर्स है। तो जब उसको ऊपर फोर्स खींच रही है तो इसका मतलब सरफेस टेंशन जो है वो कम होता जाएगा। क्यों कम होता जा रहा है? क्योंकि अब अगेंस्ट उसके हमारे पास लिपोप्रोटीन जो सर्फेक्टेंट है वो आया हुआ उसके साथ जुड़ा है और सर्फेक्टेंट की वजह से अब सरफेस टेंशन जो है वो डेवलप कम होती है। ये नहीं कि होती ही नहीं है, वो बहुत बड़े लेवल पे जाएंगे तो उसमें पता चलेगा जब ये छोटे एल्वुलाई होते हैं वो बड़ों के साथ जाते हैं, इनके बीच में एल्वुलर पोर्स होते हैं वो बहुत बड़े लेवल पे। ठीक है, यहाँ पे इतना समझना जरूरी था कि ड्यू टू दिस सर्फेक्टेंट उसके जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है कौन सा? पॉल्मिटॉयल, उसकी वजह से सरफेस टेंशन क्या हो रही है? रिड्यूस हो रही है। क्या हो रही है? रिड्यूस हो रही है। तो इसकी जब सरफेस टेंशन रिड्यूस होगी तो यहाँ पे कोलैप्सिंग के चांसेस भी नहीं होंगे। तो यहाँ पे फिर कोलैप्सिंग के चांसेस भी नहीं होंगे। तो क्या हुआ हमारे पास? हमने क्या क्या डिस्कस किया? अच्छा, इसका एक नाम भी बता दूं। देखो इसका नाम क्या बनेगा? एक पॉल्मिटॉयल ये हो गया, एक पॉल्मिटॉयल ये हो गया, दो पॉल्मिटॉयल हो गए तो डाई पॉल्मिटॉयल। क्या है हमारे पास? डाई पॉल्मिटॉयल। और क्या है? फास्फेटिडाइल कोलिन। नाम क्या होगा? डाई पॉल्मिटॉयल फास्फेटिडाइल कोलिन। इन शॉर्ट इसको क्या दें तो क्या बनेगा? डाई पॉल्मिटाइल फॉस्फेटिडाइल कोलिन, डीपीपीसी। या फिर दूसरा कौन सा होता है? डाई पॉल्मिटाइल फॉस्फेटिडाइल सेरीन।
सही हो गया। तो डीपीपीसी या डीपीपीएस जो है, इन दोनों का पता होना चाहिए, फंक्शन तकरीबन सेम ही होता है। तो ये था हमारे पास सर्फेक्टेंट। फिर सर्फेक्टेंट का स्ट्रक्चर देख लिया। सर्फेक्टेंट के स्ट्रक्चर देखने के बाद हमें ये पता चला कि ये जो सर्फेक्टेंट है वो सरफेस टेंशन को रिड्यूस कैसे कर रहा है। क्या कैसे कर रहा है, रिड्यूस कैसे कर रहा है, वो भी हमें पता चल गया। तो वो जो पहली लाइन थी कौन सी वाली, कि सर्फेक्टेंट इज अ लिपोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन की भी बात समझ आ गई, which reduces the surface tension, surface tension को रिड्यूस करती है। कैसे रिड्यूस करती है वो हमने देख लिया। and prevents the collapsing of alveoli, and prevents the collapsing of alveoli। तो वो चीज हमें समझ आ गई कि ये सरफेस टेंशन को कैसे रिड्यूस करे। जब सरफेस टेंशन रिड्यूस हो जाएगा तो कोलैप्सिंग ऑफ एल्वोलाई जो है वो ऑटोमेटिकली प्रिवेंट हो जाएगी। ये तो यहां तक था। अब एक इंपॉर्टेंट चीज जो सर्फेक्टेंट के रिलेटेड होता है वो हमारे पास होता है कि भाई जो सर्फेक्टेंट है वो इंसान में बनता कब है, कब ये प्रोड्यूस होता है। क्वेश्चन क्या है हमारे पास है कि जो सर्फेक्टेंट है वो हमारे पास प्रोड्यूस कब होता है। तो वो प्रोड्यूस कब होता है भाई, याद रखना, जेस्टेशन के 24th वीक पे, जब 24वां हफ्ता बच्चे का हो रहा होता है मां के पेट में, तो उस वक्त 24th वीक ऑफ जेस्टेशन, उस वक्त हमारे पास हमारे जो बच्चे के अंदर जो है वो स्टार्ट हो जाता है प्रोडक्शन ऑफ सर्फेक्टेंट, प्रोडक्शन ऑफ सर्फेक्टेंट। क्या हो जाता है उस वक्त हमारे पास जो सर्फेक्टेंट की प्रोडक्शन है वो स्टार्ट हो जाती है। लेकिन ये तेज कब होते हैं, इसकी जो प्रोडक्शन है सर्फेक्टेंट की वो ज्यादा कब होती है, मतलब स्लो प्रोसेस है, आहिस्ता आहिस्ता प्रोड्यूस हो रहा होता है। लेकिन जब बच्चा 34th वीक पे जाता है, किस पे जाता है, 34th वीक, 8वें-9वें महीने में, तो उस वक्त इसकी प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो जाती है। अब क्यों बहुत ज्यादा हो जाती है उसकी भी एक रीजन है, और उसकी रीजन है मां के अंदर एक हार्मोन रिलीज होता है कॉर्टिसोल, जिसके अंदर ग्लूको कॉर्टिकॉइड्स हार्मोन्स होते हैं वो रिलीज होते हैं, और इनके रिलीज होने की वजह से हमारे पास स्पीड अप हो जाता है प्रोडक्शन ऑफ सर्फेक्टेंट। उसके रिलीज होने की वजह से क्या चीज स्पीड अप होती है, प्रोडक्शन ऑफ सर्फेक्टेंट। कब तक, 34th वीक 35th वीक, यहां तक इसके सर्फेक्टेंट जो है वो बहुत ज्यादा बनना शुरू हो जाती है। उसकी भी एक रीजन है, और वो रीजन क्या है, मतलब ये बन रही है लेकिन अभी जो बच्चा होता है मां के पेट के अंदर, वो हमारे पास जो सांस है, ये जो ब्लड को साफ करते हैं, ऑक्सीजनेटेड कर रहा है ब्लड को, वो फेफड़ों के जरिए नहीं करता। उस वक्त उसके एल्वोलाई जो क्लोज ही रहते हैं, वो असल में बेसिकली प्लेसेंटा के थ्रू हो रही होती है, उसको साफ खून मिल रहा होता है प्लेसेंटा के थ्रू। और हमारे पास जो उसका गंदा खून होता है, डीऑक्सीजनेटेड खून होता है, वो प्लेसेंटा के थ्रू उसकी एक्सचेंज हो रही होती है, तो उस वक्त लंग्स यूज नहीं होते। लेकिन जब बर्थ होती है, तो जैसे ही बर्थ होती है और बच्चा पहली सांस अंदर लेता है, तो ये जो एल्वोलाई है तो खुल जाते हैं। क्या हो जाते हैं, खुल जाते हैं, और उस खुलने की वजह से फिर बच्चा रोता है। उस खुलने की वजह से क्या होता है, बच्चा रोता है, तो ये उसके जिंदा होने की फिर निशानी बन जाती है कि इसकी खुलने की वजह से बच्चा रोना शुरू हो जाता है और पहली बार वो सांस लेता है। तो जब अगर वहां पे सर्फेक्टेंट ना हो बिलफर्स या कम हो, तो क्या होगा, कोलैप्सिंग होगी। तो क्या होगी, कोलैप्सिंग होगी। एल्वोलाई जो है उसके कोलैप्स होने के चांसेस ज्यादा होंगे, क्योंकि जो सरफेस टेंशन है वो क्या हो रहा है, जो सरफेस टेंशन है वो इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि सर्फेक्टेंट कब है। अब ये किस तरह के बच्चों में ज्यादा इसकी पॉसिबिलिटी है, जो बच्चे 34th वीक से पहले या प्री मेच्योर बर्थ जिसे बोलते हैं, उसमें मतलब 34th वीक से पहले पैदा होते हैं। क्या होते हैं, पहले पैदा होते हैं। उन बच्चों में क्या है, जो प्री मेच्योर बर्थ के, उनके सांस लेने की तकलीफ अमूमन होती है। क्यों होती है, क्योंकि उस वक्त सर्फेक्टेंट प्रॉपर बना नहीं होता। सर्फेक्टेंट जब नहीं बना होता तो इसमें कोलैप्सिंग होती है, किस चीज की कोलैप्सिंग हो रही होती है, कोलैप्सिंग हो रही होती है एल्वोलाई के। और इस बीमारी को एक प्रॉपर नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है, IRDS। क्या नाम दिया जाता है, IRDS। पूरा नाम अगर मैं लिखूं इसका, तो इन्फेंट रेस्पिरेटरी, क्या है, इन्फेंट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम।
एक बीमारी है IRDS, रेस्पिरेटरी सिस्टम की एक बीमारी है। क्या है? इन्फेंट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। अब रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस मतलब सांस लेने में तकलीफ होती है बच्चों में, इन्फेंट मतलब छोटे बच्चों में। क्यों होती है? जो प्री मैच्योर बर्थ वाले होते हैं या जिनमें सर्फेक्टेंट कम होता है, उनमें फिर जो एल्वुला है वो प्रॉपर तरीके से बंद और क्लोज मतलब वो क्लोज हो जाते हैं, कोलैप्सिंग उनकी हो जाती है, तो उसकी वजह से सांस लेने में क्या हो सकती है? तकलीफ हो सकती है। क्या हो सकती है? तकलीफ हो सकती है। तो ये जो बीमारी है वो भी फिर रिलेटेड हो जाती है टू सर्फेक्टेंट। तो ये था हमारे पास पल्मोनरी सर्फेक्टेंट। क्या था हमारे पास? पल्मोनरी सर्फेक्टेंट। बाकी जो बात है हमारे पास ये लैप्लास किसकी? लैप्लास जो हमारे पास स्फीयर के लिए उसने लॉ बनाया हुआ है कि उसके अंदर जो प्रेशर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा सरफेस टेंशन के। किसके होगा? सरफेस टेंशन को। तो आप मुझे बताओ जरा, अगर सरफेस टेंशन ज्यादा हो, क्या हमारे पास सरफेस टेंशन ज्यादा हो तो यहां पे प्रेशर जो है वो ज्यादा होगा। क्या होगा? हमारे पास ज्यादा होगा। तो ज्यादा प्रेशर की वजह से जो एक्सपिरेशन है, जो सांस बाहर निकालने वाला सीन है, वो मुश्किल हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा। तो उसकी वजह से जब सरफेस टेंशन ज्यादा हो तो प्रेशर ज्यादा होगा। हमने क्या कहा था? हम इसने प्रेशर को कम रखना है। कैसे कम रखना है वो हमारे सरोकार का नहीं है, उसको बड़े लेवल पे देखेंगे। इसी तरीके से अगर ये कोलैप्स कर जाए हमारे पास एल्वुलाई, क्या हो जाए? ये एल्वुलाई पहले इतना था, अब कोलैप्स करने के बाद ऐसे हो गया, बहुत छोटा हो गया, तो इसका मतलब क्या है? रेडियस बहुत कम हो गया। जब रेडियस बहुत कम होगा तो रेडियस कम होने की वजह से प्रेशर क्या हो जाएगा? बहुत ज्यादा हो जाएगा। प्रेशर ज्यादा और टेंशन वो डायरेक्टली रिलेशन है। हमने क्या किया? इससे प्रेशर को हमने कम रखना है। तो कोलैप्सिंग के बाद मतलब ये सीन और जाए कि प्रेशर और ज्यादा हो जाएगा तो एल्वुलाई को नुकसान हो सकता है। वो ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है लैप्लास, बस थोड़ा सा टेंशन, सरफेस टेंशन और इसके हवाले से तो उस चीज को हमने यहाँ पे डिस्कस करेंगे। मेन चीज जो हमारे पास थी कि जो पल्मोनरी सर्फेक्टेंट है वो क्या बला है? पल्मोनरी सर्फेक्टेंट इज अ लिपोप्रोटीन। अब लिपोप्रोटीन भी कौन सा? फास्फोलिपिड 90%, 10% प्रोटीन। फास्फोलिपिड भी कौन सा? डाइपाल्मिटोइल फास्फेटिडाइल कोलिन। और उसमें प्रोटीन कौन से? एल्ब्यूमिन, इम्यूनोग्लोबिन ए। और जो पल्मोनरी सर्फेक्टेंट है हमारे पास प्रोटीन ABCD है, वो उन्हीं में प्रोटीन्स आ जाते हैं। स्ट्रक्चर उनका कैसे आता है वो भी हमें पता है, फिर उसका फंक्शन कैसे होता है कि वो कैसे सरफेस टेंशन को रिड्यूस करता है वो भी हमें पता चल गया। तो ये हम किसी चीज की बहुत ज्यादा कोई डीप में हम नहीं गए, लेकिन हमें ये पता चल गया कि हमारे पास पल्मोनरी सर्फेक्टेंट जो है वो रब ताला की कितनी बड़ी नेमत है कि हमारे अंदर इस तरह का मैकेनिज्म जो है वो रखा गया और इसकी वजह से हमें सांस लेने में कोई तकलीफ नहीं होती। तो होप्स हो कि आप लोगों को पल्मोनरी सर्फेक्टेंट जो है वो काफी हद तक समझ आ गया होगा, काफी सारी चीजें क्लियर भी हो गई होंगी और काफी सारी चीजें जो है वो एक नए नए क्वेश्चंस भी जहन में आ गए होंगे। तो जितने भी नए क्वेश्चंस आते हैं उनके लिए कमेंट बॉक्स तुम लोगों का अपना है, और अगर समझ आ भी गई है तो उसके बाद भी बता दिया करो कि कुछ समझ आ रही है कि नहीं आ रही, ताकि हम उसमें इंप्रूवमेंट ला सकें। किस तरह मतलब उसको इंप्रूव किया जा सकता है वो तभी पता चलता है कि जब रिस्पांस किस टाइप का आता है। और रिस्पांस देने का तुम लोगों के एक ही तरीका कार है, कमेंट कर सकते हो। सो कमेंट कर लिया करो। हमारी कोशिश होती है कि जितने भी कमेंट हैं उन सारों को पढ़ा जाए। खैर अभी तो कुछ ज्यादा कमेंट्स होते भी नहीं है तो उसको मैं वैसे ही पढ़ता हूँ। तो मिलते हैं इंशाल्लाह किसी और लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ। होप्स हो कि आज के लेक्चर में पता चल गया कि पल्मोनरी सर्फेक्टेंट जो है उस छोटे से बॉक्स को, अब उस बॉक्स को पढ़ोगे तो उसमें इजीली सारा सीन जो है वो समझ आ जाएगा। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी आता है हमारे पास बोर्ड में, तो इसकी वजह से उसके डिटेल में जाना जो है वो मुनासिब लगा। फिर उसके बाद ये कि जब से पल्मोनरी एडिमा जो है या फिर IRDS बीमारी जो है जो उसके बारे में भी थोड़ा बहुत बताना जरूरी था, तो उसके लिए भी ये सब जो लेक्चर है उसके काफी डिटेल में हम गए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह एक और लेक्चर में एक और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और मुझे दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज।